नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने कोशिश की है कि पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है हमने। तो क्वेश्चन पहला है कि चालकोजन्स आवर्त सारणी के कौन से समूह ऐसे संबंधित है। तो चालकोजन्स है वो आवर्त सारणी में है, वो समूह है 16 से संबंधित है। बात करें इसके बारे में तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 तत्वों में 5 तत्व है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल है। इस समूह के तत्वों को चाकोजन या अयस्क बनाने वाले तत्व भी कहते हैं, क्योंकि कई तत्वों को सल्फाइड या ऑक्साइड अयस्कों से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है। तो जावेरी बहनों का संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 है, उनमें से एक नृत्य है मणिपुरी नृत्य है, उनसे संबंधित है ये बहनें। बात करें इनके बारे में तो जावेरी बहनें अर्थात नयना और स्वर्णा रंजना का संबंध है वो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। ये बहनें मणिपुरी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। जावेरी बहनों के गुरु विपिन सिंह है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जावेरी बहनों के गुरु का नाम क्या है। तो उनके गुरु है वो गुरु विपिन सिंह। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है जावेरी बहनों वाला। अगला क्वेश्चन है कि पंथी लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो जिससे गुरु घासीदास का संबंध है तो वो है छत्तीसगढ़ नृत्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है पंथ नृत्य। बात करें गुरु घासीदास के बारे में तो गुरु घासीदास जी ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों के लिए सतनाम का प्रचार किया था। उसके बाद उनकी शिक्षाओं को उनके पुत्र बालक दास ने लोगों तक पहुंचाया। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ के सतनाम संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सतनाम पंथ का संस्थापक भी माना जाता है। गुरु घासीदास के सप्त सिद्धांत में 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसमें सतनाम पर विश्वास, मूर्ति पूजा का निषेध, वर्ण भेद से परे, हिंसा का विरोध, व्यसन से मुक्ति, पर स्त्री गमन की वर्जना और दोपहर में खेत में जोतना है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को 2022 तक कितने वर्ष से पूरे कर लिए हैं। तो इसने है वो 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बात करें जन धन योजना के बारे में तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए किसी न्यूनतम जमा यानी मिनिमम डिपॉजिट की राशि ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये है कि आप बिना कोई पैसा जमा किए यह खाता खुलवा सकते हैं, यानी जीरो बैलेंस पे। अगर चलकर भी कोई शून्य न्यूनतम शेष रखना अनिवार्य नहीं होता, खाते में बैलेंस न रखने पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगती है। वैसे बिना जन धन योजना की है वो खाते कोई से भी खाते हो उनमें पेनल्टी लगती है, लेकिन जन धन योजना के तहत जो खाता खुलाया गया है उसमें एक 0 रुपये बैलेंस भी होगा तो आपसे पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं तो बैंक में ऐसा होता है कि आपके 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, 2000 रुपये बैलेंस होना चाहिए, ये तो पेनल्टी लगती है, लेकिन जन धन योजना के तहत ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम त्यौहार रोज़ा होता है वो किस महीने में आता है। तो रोज़ा है वो रमज़ान के महीने में आता है। बात करें इसके बारे में तो रमज़ान का महीना है वो कभी 29 दिन का होता है तो कभी 30 दिन का होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग उपवास रखते हैं। उपवास को अरबी में सौम कहते हैं, इसलिए इस मास को अरबी में माह ए सियाम भी कहते हैं। फारसी में उपवास को रोज़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप या विश्व कप 2022 कब से कब तक चला था। तो 11 अक्टूबर 2022 से 30 अक्टूबर 2022 तक ये चला था। बात करें इसके बारे में तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप स्पेन और कोलंबिया के बीच पार्टिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया था। गत चैंपियन स्पेन ने पहली बार फाइनलिस्ट कोलंबिया के खिलाफ अंडर 17 महिला विश्व कप जीता। तो इसके विजेता और किन के बीच में खेला गया ये और कहाँ खेला गया ये बीच में शामिल है। एक क्वेश्चन था कि राज्य दे दिए गए थे, विभिन्न राज्य दे दिए गए थे, उनका लिंगानुपात दिया हुआ था तो इनसे मिलान करना था। तो लिंगानुपात का मैंने 2011 की जनगणना का पढ़ाया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना है लिंगानुपात का जनगणना का तो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसमें जो जिले राज्य दिए गए थे वो मुझे कन्फर्म नहीं है कौन से राज्य दिए गए थे,
लेकिन इतना था, ये कन्फर्म है कि राज्य दिए हुए थे और लिंगानुपात से मिलान करना था। कुछ बेसिक से लिंगानुपात है जो कि परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, तो उनसे बात कर लेते हैं। भारत में जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? तो भारत में लिंगानुपात है वो 940 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दमन और दीव, इसका है 618। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है उसको पांडिचेरी, 1038। राज्य लिंगानुपात कम वाला तो वो है जम्मू कश्मीर, 883। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात करें तो वो है केरल, 1084। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो महेंद्रगढ़ है, 775, जो कि हरियाणा का जिला है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में किसने BWF फाइनल खेला था? तो किदाम्बी श्रीकांत ने है वो BWF 2021 का फाइनल खेला था भारत की ओर से। बात करें तो किदाम्बी लक्ष्य सेन ने 18 दिसंबर 2021 को स्पेन में वालोआ में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर और कम से कम एक रजत पदक का आश्वासन देने के बाद विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं किदाम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंदवंश के साथ समाप्त किया था? तो विष्णुगुप्त है उसकी सहायता से नंदवंश की स्थापना की, वो अंत किया था। बात करें इसके बारे में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो विष्णुगुप्त के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंदवंश का अंत किया था। इस प्रकार नंदवंश के पश्चात मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। आपसे ये पूछ सकते हैं कि नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था, और प्रथम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का। वो नंदवंश का वो संस्थापक था वो महाप्रद्युम्न था। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी है वो किसके समय भारत में आया था? तो अलबरूनी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और 1018 से 1019 ईस्वी के मध्य आया था। बात करें मोहम्मद अलबरूनी के बारे में तो वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उनके साथ आया था। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़म के में सन 977 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ आया था। वह एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और इतिहासकार भी थे। अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। बात करें इसके बारे में तो 3 मई 1939 ये डेट थी उसकी, को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से उनकी पार्टी की स्थापना की थी। तो डेट पूछे एग्जैक्ट तो 3 मई 1939 की डेट थी। अगला क्वेश्चन था कि पूर्ण स्वराज की मांग कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज है तो पूर्ण स्वराज है वो लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। बात करें लाहौर अधिवेशन की तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो 1929 में हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कुल स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो संविधान अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं और भाग पूछे तो भाग 4 में दिए गए हैं। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा था कि मौलिक अधिकार है वो कौन से भाग में है, तो उसका भाग 3 था। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो यह चिरंजीवी को दिया गया था। बात करें इनके बारे में तो अनुभवी अभिनेता चिरंजीवी को सोमवार को गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में वर्ष 2022 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चिरंजीवी कौन नहीं जानता, वे एक साउथ के महान सुपरस्टार है, रामचरण के पिताजी भी हैं, तो इनको तो कौन नहीं जानता। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी है का उद्गम कहाँ पर होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। बात करें नर्मदा नदी की तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से उत्पन्न होती है। फिर 1312 किलोमीटर यानी 815.2 मील पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर यानी 18.6 मील पश्चिम में खंबात की खाड़ी में बह जाती है और अरब सागर की एक खाड़ी है। कुछ स्रोतों में इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की पारंपरिक विभाजक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 6 अप्रैल
1896 में हुई थी। आपको 1896 नहीं याद नहीं रखना, आपको डेट भी साथ में याद रखनी है कि डेट क्या है। तो 6 अप्रैल 1896 में बात हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत ने कब भाग लिया, तो भारत ने वो 1900 में, सन 1900 में भाग लिया था। बात करें तो पहले ओलंपिक के खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित हुए थे। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आयोजित कहाँ पे हुए थे, तो यूनान की राजधानी एथेंस में हुए थे। लेकिन उसके बाद भी सालों तक ओलंपिक आंदोलन का स्वरूप नहीं ले पाया। तमाम सुविधाओं की कमी, आयोजित की मेजबानी की समस्या और खिलाड़ियों की कम भागीदारी, इन सभी समस्याओं के बावजूद धीरे धीरे ओलंपिक अपने मकसद में कामयाब होता गया। अगला प्रश्न था कि कौन सा उपकरण है वो गति, दिशा, वर्षा के प्रकार का पता लगाने के लिए तरंगे भेजता है, तो इसका उत्तर होगा एनीमोमीटर। दोस्तों अपन लोग है वो मीटर में कंफ्यूजन होते हैं, तो बात करते हैं। एम्ब्रोमीटर है वो वर्षा को मापने का उपकरण है। यह मौसम वैज्ञानिकों और जल वैज्ञानिक द्वारा समय की पूर्व निर्धारित अवधि के एक क्षेत्र पर तरल अवक्षेपण की मात्रा को एकत्र करने और मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग पवन की गति, दिशा को मापने के लिए किया जाता है। और एम्ब्रोमीटर वो वर्षा को मापने के लिए, और एनीमोमीटर वो दिशा को मापने के लिए। बात करें हाइग्रोमीटर की, तो यह मौसम संबंधी उपकरण है जिसका उपयोग वायु की नमी को मापने के लिए करते हैं। और बात करें हाइड्रोमीटर की, तो यह वह उपकरण है जिसका उपयोग है वो तरल के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो ये एम्ब्रोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर ये कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। सेम इनका काम होता है, थोड़ा बहुत अलग है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जनसंख्या कैसे बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा कि कौन जनसंख्या कैसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनते हैं जो भी, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं वो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि थर्ड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। तो ऐसे ही दोस्तों सपोर्ट बनाए रखिएगा हमारे चैनल पे। थैंक यू।